Hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So boss, ये वीडियो क्लास 11th के लिए होने वाला है। 11th ISC के जितने बच्चे हैं, आज आप इस पर्टिकुलर वीडियो में इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया रादर। तो चैप्टर काफी बड़ा है, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर के नोट्स अपने एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं, विच इज फ्री फॉर एवरीबॉडी। जो भी चाहे इस नोट्स का फायदा उठा सकता है और ये डाउनलोडेबल नोट्स हैं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको लाइव प्रिपरेशन करनी है फॉर क्लास 11th डेडिकेटेड, तो आप स्पार्टन्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वो भी मिल जाने वाला है। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलो बच्चे पार्टी, सबसे पहला टॉपिक जो शुरू हो रहा है उसका नाम है एरा ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडिया। भाई भारतवर्ष में डेवलपमेंट होना कब से शुरू हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं। ये हिस्ट्री का एक छोटा सा पोर्शन है। कहना क्या चाहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू कॉन्शियसली डायरेक्टेड एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी फॉर अचीविंग सर्टेन predetermined and well-defined objectives within a specified period of time। हमारे देश में क्या होता था ना, 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। उन 5 ईयर प्लान्स पे हम लोगों ने जो पहले से डिटरमाइन कर रखे थे ऑब्जेक्टिव्स, उनको पूरा करने की कोशिश की जाती थी। इसके लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे और इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता था गवर्नमेंट का, इसका नाम था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बात तुम्हें समझ में आ रही है? चले आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या था, हमें प्लानिंग करनी क्यों थी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया क्या था, हमें क्यों करनी पड़ी प्लानिंग? तो पहला ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश में ग्रोथ हम अचीव कर सकें, इसलिए हमें प्लानिंग करना जरूरी था। अब लेकिन एग्जाम में क्या लिख कर आओगे, द बेसिक एम ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया थ्रू आउट हैज बीन टू ब्रिंग अबाउट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू डेवलपमेंट इन ऑल द मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सारे सेक्टर्स, बीट मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, सारे के सारे सेक्टर्स में ग्रोथ लाई जा सके, इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। दूसरा, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करने के लिए भी प्लानिंग करनी है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिडक्शन इन अंडर एम्प्लॉयमेंट हैव बीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, बेरोजगारी को खत्म करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करना है हमारे देशवासियों के लिए। थर्ड, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम का मतलब क्या है, गरीब गरीब है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, तो इनके बीच की जो दूरी है उसको कम करना, यह भी एक ऑब्जेक्टिव था हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो 5 ईयर प्लान्स एम्ड एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ सो दैट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट परकोलेट डाउन टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी। हमारा देश जो तरक्की कर रहा है उसका फील उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो वंचित है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है। बात समझ में आ रही है? थर्ड सेक्शन पर आते हैं, फोर्थ पॉइंट पर रादर, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। अगला ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी को कम करना है। भाई वन ऑफ द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया हैज बीन टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू रिमूव पॉवर्टी ऑफ द मासेस। देश से गरीबी हटाओ के लिए मेन प्लानिंग करनी थी, ठीक है ना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्टिक सोसाइटी। ये सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होता है? अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग वाज टू सेट अप अ सोशलिस्ट सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस एंड एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। पर देखो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, एक सोशलिस्ट होती है। कैपिटलिस्ट में मेन एम होता है पैसा कमाना, सोशलिस्ट में मेन एम होता है इक्वालिटी, समाज का सुधार। तो कोशिश किया जा रहा था कि इंडिया की इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा बनाया जा सके, ताकि इक्वालिटी हो, जस्टिस हो और साथ में एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी प्रताड़ना ना हो किसी के लिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। मॉडर्नाइजेशन एम्स एट रेजिंग द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। नई तकनीक लेकर आओ, नए मेथड्स लेकर आओ, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, प्रोडक्शन बढ़ सके, एंड देयर बाय एक्सेलरेट द इकोनॉमी ग्रोथ, और जिससे हमारी जो देश की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके। बच्चा पार्टी, सबको समझ में आया? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला पॉइंट था हमारा सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या था? आत्मनिर्भर बनना।
ऐसा करो कि हमारे देश को किसी दूसरे देश के ऊपर निर्धारित या निर्भर ना होना पड़े, हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत हो, सेल्फ रिलायंट भारत हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज एम्फसाइज्ड सो एज टू रिड्यूस vulnerability of the Indian economy to international pressures as well as to ensure self-sustained economic growth। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं, आप एग्जैक्टली सेम अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी मुसीबत नहीं होगी। तो ये तो समझ में आ गया कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या था। अब हम आते हैं मेजर 5 ईयर प्लान्स पर। याद करना 12 5 ईयर प्लान्स हो चुके हैं और आपके सिलेबस में हर 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव है। मैंने कोशिश किया है कि मैं ऐसे बादलों के अंदर आपको डायरेक्टली सारे ऑब्जेक्टिव्स बता सकूं, ईयर ऑन ईयर, प्लान बाय प्लान। तो भाई एक एक बार लिखकर इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज ये बहुत थियोरेटिकल है, आपको एग्जाम में परेशान कर देगा बच्चा पार्टी। ठीक है, आओ जरा देखा जाए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 56 तक था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। इंडियन इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम of influx of refugees due to partition of the country, severe food shortage and sharp rise in prices at the time of starting of the first plan। भारत को आजादी मिली उस समय हमारा पार्टीशन हुआ पाकिस्तान से, जिसकी वजह से रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा आ रहे थे। अब रिफ्यूजी बोलना गलत है, हमारे भाई बंधु ही थे जो पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, जिसकी वजह से क्या होने लगा, फूड की शॉर्टेज होने लगी, प्राइसेस बढ़ने लगे, और जिसकी वजह से बहुत तरह की प्रॉब्लम हमको फर्स्ट 5 ईयर प्लान में देखने को मिल रही थी। आगे अब क्या किया सरकार ने, कोशिश क्या की इस समय, सरकार ने कोशिश की रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्फ सफिशिएंट एंड कंट्रोल ऑफ प्राइसेस वर एम्फसाइज्ड ऑन एज इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। तुरंत का तुरंत ऑब्जेक्टिव भारत का क्या था कि भैया हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को बूम करना है ताकि खाना तो बने, और जो खाना है, जो हमारा फूड है, उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाएं, और साथ साथ जो रिफ्यूजीज आए हैं उनको ठौर ठिकाना, मतलब उनको ठहराने का भी काम जिम्मेदारी भारत सरकार की थी। ठीक है ना। थर्ड आते हैं भाई, पब्लिक sector outlay was directed towards creation of infrastructure such as irrigation projects, power supply and transport etc। जो पब्लिक सेक्टर थे, जो गवर्नमेंट सेक्टर थे, उनका फोकस था कि भारत में जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा तो इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेगी, जैसे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट, पावर सप्लाई, इस तरह के काम पर भारत सरकार जुट जाती है। और इस समय इस 5 ईयर प्लान जो कि 1951 से 56 तक था, उसमें भारत ने जो ग्रोथ रेट अचीव की थी दैट वाज 4.6% पर एनम, जो कि उस साल के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। तो काफी अच्छा परफॉर्म किया था भारत ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर। अब आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान के ऊपर क्या हो रहा था 1956 से 61 तक क्या रहा है। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज टू इनिशिएट प्रोसेस of industrialization in order to achieve growth on a long term and a sustainable basis। अब भारत को समझ में आ गया था कि खाली एग्रीकल्चर पर ग्रोथ पाने से हम ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकते, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ग्रो करना बहुत जरूरी है। इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान पे बहुत एम्फेसिस पे किया जाता है। तो सेकेंड प्लान एम्ड एट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज। बेसिक और हेवी इंडस्ट्रीज के ऊपर यहां पर फोकस किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आया बच्चा पार्टी। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करना है, इसलिए हेवी इंडस्ट्रीज को बनाना देश का दायित्व बन रहा था, कर्तव्य बन रहा था। आगे बढ़ते, द नेशनल इनकम रोज एट 4% पर एनम एंड द टारगेट वाज 4.6% पर एनम। 4.1% पर हमारे देश ने जो उस समय नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट अचीव किया, टारगेट उस समय था कि 4.6% पर एनम तक हमें अचीव करना चाहिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज भी एक डिसेंट 5 ईयर प्लान गुजरा था भारत के लिए। थर्ड और सबसे मुश्किल 5 ईयर प्लान के ऊपर हम आने जा रहे हैं बच्चा पाड़ी, आओ जरा देखें। द थर्ड प्लान सेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। भारत को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य थर्ड 5 ईयर प्लान में निर्धारित होता है। ठीक है ना बेटा। सर आप कितना हिंदी बोल रहे ईयू सर, अरे कैसे, मजा आ रही है भाई। देश के बारे में बात हो रही तो देश के बारे में बात होती है तो मदर टंग ही निकल के आती है।
ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। द इंपॉर्टेंस वॉज गिवन बोथ ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इस साल में थर्ड 5 ईयर प्लान में दोनों सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों के ऊपर, ठीक है ना। द ओवरऑल टारगेट of 5.6% per annum growth of NI was set. The third plan was complete disaster on account of wars with China and Pakistan. 65 और 71 में हो जाती है वॉर, 61 और 65 में हो जाती है वॉर विद चाइना एंड द पाकिस्तान। तो इसलिए ये साल बहुत बुरा गुजरता है, ये 5 ईयर बहुत बुरा गुजरता है हमारे देश के लिए। द फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर was the single most important factor behind failure of third plan. थर्ड 5 ईयर प्लान का फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का फेल हो जाना। अब भाई सुनो भाई क्या हुआ, अब 2 साल का प्लान हॉलीडे हो जाता है। प्लान हॉलीडे मतलब 1966, 67, 68, 69 इंडिया में होते हैं ड्रॉट, सूखा पड़ जाता है उस समय और एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है। इस 2 साल में कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाता है हमारा देश, इसलिए इसको प्लान हॉलीडे कहा जाता है। तो नो प्लानिंग वाज डन बिकॉज ऑफ ड्रॉट इन दीज 2 इयर्स। तो जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान है वो शुरू होता है 1969 से लेकर 74 तक, ठीक है ना भाई। तो आओ जरा देखते हैं। इन दिस प्लान एम्फेसिस वाज ऑन सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव था और ये था कि ग्रोथ तो चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई ऊपर ऊपर से ग्रोथ हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिमूव पॉवर्टी, यहां पर स्लोगन दिया गया गरीबी हटाओ। पॉवर्टी को हटाने के ऊपर भी इस जो फोर्थ 5 ईयर प्लान पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव था। देन देखना इस पीरियड में क्या होता है, एनआई इंक्रीज एट 3% पर एनम ओनली बिकॉज ऑफ इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। भाई 65 में वॉर होती है, फिर 71 में पाकिस्तान से वॉर होती है दोबारा, जिसकी वजह से हमारा देश बहुत स्लो रेट से ग्रो कर रहा था। फोर्थ 5 ईयर प्लान फेल्ड हाफ वे थ्रू। स्टार्टिंग में तो ठीक था लेकिन आखिरी में जाते जाते हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान भी फेल हो जाता है। अब आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान पर जो कि चलता है 1974 से लेकर 79 तक। दिस प्लान एम्ड एट अचीविंग प्राइमरी 2 ऑब्जेक्टिव्स। 2 ऑब्जेक्टिव क्या थे, एक था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, दूसरा सेल्फ रिलायंस। तुम देख रहे हो ना कब से हमारा यही 2 ऑब्जेक्टिव चलते आ रहे, पॉवर्टी हटाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, क्या करें। इसीलिए हर बार ये ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू होते जा रहे हैं अगले 5 ईयर प्लान में। द फिफ्थ प्लान वॉज टर्मिनेटेड बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ 4th ईयर। चौथे साल मतलब 1978 में जनता दल पार्टी थी हमारी एक गवर्नमेंट, जिसने ये प्लान को कैंसिल आउट कर दिया इन 1978। इस टाइम पीरियड में भारत ने जो ग्रोथ रेट अचीव किया था वो था 5% पर एनम, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। 6 5 ईयर प्लान ना 1980 से 85 था और 78 में ये खत्म हो गया था। तो 2 साल बीच में क्या था, 2 साल बीच में जनता दल गवर्नमेंट थी जो कि पूरी नहीं चल पाई, जिसपे कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बना पाई थी सरकार। अब आते हैं 6 5 ईयर प्लान के ऊपर जो कि था 1980 से लेकर 1985, 1980 से 1985 तक। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या थे, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान्स वो, पहला इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट को तेजी से बढ़ाओ। दूसरा इंफेसिस ऑन मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मतलब नई तकनीकी लेकर आनी है, सेल्फ रिलायंस होना है, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये फोकस था हमारा 6 5 ईयर प्लान के अंदर। और इन दिस टर्म ग्रोथ रेट ऑफ 5.3% वॉज अचीव्ड। 5.3% का ग्रोथ रेट इस हमारे 6 5 ईयर प्लान ने देश ने अचीव किया। हम आते हैं 7th 5 ईयर प्लान पर जो कि था 1985 से लेकर 1990 तक, ठीक है ना। द मेजर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ 7th 5 ईयर प्लान वर फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिंग प्रोडक्टिविटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना। और इस टाइम पीरियड में जो हमारे देश ने ग्रोथ रेट अचीव किया दैट वाज वूपिंग 5.8% पर एनम। आते हैं 8th 5 ईयर प्लान पर। 8th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ये प्लान तो 92 से 97 तक था। क्या था भैया इसका मेन ऑब्जेक्टिव, जनरेशन ऑफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैदा करना, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन मतलब लोगों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी करना, सबके लिए अवेलेबल करना, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर के ऊपर काम करना,
ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। ये कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव थे हमारे 8th 5 ईयर प्लान में, और इस टाइम पीरियड में हमारे देश ने जो ग्रोथ रेट अचीव किया था दैट वाज 6.5% पर एनम। ठीक है बच्चे पहाड़ी, आते हैं हम लोग 9th 5 ईयर प्लान के ऊपर। 9th 5 ईयर प्लान चलता है 1997 से 2002 तक, और यहां का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर फोकस करा। दूसरा, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पैदा करने की और बातें होती हैं। ब्रिंगिंग अबाउट रीजनल बैलेंस, हमारे देश में कुछ एरियाज बहुत डेवलप्ड हैं, कुछ एरियाज बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाने लगा हमारे 9th 5 ईयर प्लान में। एंड देन अचीविंग सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर भारत बनाने की बार बार कोशिश की जा रही है। और इस टाइम पीरियड में हमारे देश ने जो ग्रोथ रेट अचीव किया वो था 5.4%। हम आते हैं 10th 5 ईयर प्लान के ऊपर, जो कि चलता है 2002 से 2007 तक, और बहुत ही बेहतरीन यहां पर ग्रोथ रेट अचीव करता है हमारा देश, वो है 7.6% पर एनम। और ऑब्जेक्टिव क्या थे? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे। पहला था हाई ग्रोथ रेट अचीव करो, रिडक्शन इन पॉवर्टी करो, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट करो, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन बाय एक्सपैंडिंग लिटरेसी रेशियो, सबके लिए पढ़ना अनिवार्य है, जेंडर इनइक्वालिटी को कम से कम करो। कई बार देखा जाता था कि भैया लेडीज को सैलरी कम मिलती है फॉर द सेम जॉब एंड जेंट्स को सैलरी ज्यादा मिलती थी फॉर द सेम जॉब, तो जो जेंडर इनइक्वालिटी थी उसको कम किया जाएगा। और एनवायरमेंट के बारे में पहली बार बात की जाती है इन अवर 10th 5 ईयर प्लान के अंदर, एंड देन पॉपुलेशन कंट्रोल पर भी फोकस किया जाता है इन द 10th 5 ईयर प्लान। आगे बढ़ते बच्चा पहाड़ी, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब आते हैं 11th 5 ईयर प्लान के ऊपर। यह भी काफी अच्छा 5 ईयर प्लान था भारत देश के लिए। यहां पर फोकस किया गया एक्सेलरेशन ऑफ इनकम के ऊपर, लोगों की आय को बढ़ाया जाए किसी तरह, इस पर फोकस किया गया। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी करो, हेल्थ केयर की फैसिलिटी अच्छी करो, फास्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपेंशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड्स बनाओ, डैम्स बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। और इस टाइम पीरियड में हमारे देश ने जो ग्रोथ रेट अचीव किया वो था 7.5%। अब आते हैं 12th 5 ईयर प्लान के ऊपर, जो था 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है ना भैया, यहां पर फोकस क्या था? यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां पर जो ग्रोथ रेट अचीव होता है वो 6.7% पर एनम ही होता है, पिछले 5 ईयर प्लान से कम अचीव करता है हमारा देश। लेकिन देखते हैं, इट एम्ड एट इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका ये एम था। एम्फेसिस ऑफ दिस प्लान वाज टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। यहां पर था कि भैया प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एम्ड एट इंप्रूविंग फैसिलिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसी समय आपने सुना होगा कि भाई वो क्या कहते हैं, टॉयलेट्स बनाने वाला काम, सैनिटेशन के लिए अच्छा काम भारत सरकार ने करना शुरू किया। ये था हमारा 12th 5 ईयर प्लान। तो 5 ईयर प्लान तुमको सबको समझ में आ गया? चलें, बढ़िया, सही लग रहा है। चलो बच्चा पार्टी, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अप्रेजल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया हमारे आईएससी के क्लास 11 सिलेबस में नहीं है। अगला टॉपिक, मेन फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया भी हमारे सिलेबस में नहीं है, आईएससी के सिलेबस के अंदर क्लास 11th में। देन फैक्टर्स विच इनहिबिटेड सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान्स, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में है क्या? नीति आयोग। अब भाई नीति आयोग आता है 2015 में, और ये रिप्लेस करता है प्लानिंग कमीशन को, वही प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाती थी। ठीक है ना। अब जो ये नीति आयोग है, ये हेड करता है देश का प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अंदर होते हैं 2 लोग, एक होता है वाइस चेयरमैन और एक होता है सीईओ, और इन दोनों का ही अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो भाई, अब देखते हैं इनके रोल क्या है, नीति आयोग का रोल क्या है और नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या है। इस दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना तय है। ठीक है ना बच्चा पाड़ी, आओ जरा देखा जाए। रोल ऑफ नीति आयोग, इट इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का थिंक टैंक है, किस तरह की पॉलिसी बनानी है, किस तरह की पॉलिसी नहीं बनानी है, कौन सी चीजें हमारे देश के लिए जरूरी है, कौन सी चीजें हमारे देश के लिए जरूरी नहीं है, ये सब सोचता है नीति आयोग। ठीक है ना।
इट मॉनिटर्स एंड इवैल्यूएट्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भारत सरकार लागू करती है उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करने का काम भी नीति आयोग ही करता है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रमोट्स कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फेडरलिज्म। ये तो बड़ा अंग्रेजी टर्म हो गया सर। कोऑपरेटिव इकोनॉमिक फेडरलिज्म का मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है इन पॉलिसी मेकिंग इन द इकोनॉमी बाय इन्वॉल्विंग स्टेट गवर्नमेंट। एसजी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। मतलब ये पहली बार होता है कि कोई केंद्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंट से भी पॉलिसी मेकिंग में उनकी राय लेती है, और नीति आयोग इसी चीज को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है ना भाई? आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके एग्जाम के नजरिए से। टू डिजाइन स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाने का काम नीति आयोग को दिया जाता है। टू प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। तो भाई ये एडवाइस देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कैसे डेवलपमेंट करना है। टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मैंने बता दिया अभी आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोग्राम्स। नए प्रोग्राम्स को लाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, ये सब नीति आयोग का ही ऑब्जेक्टिव है। एंड टू एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये भी पॉइंट यहां से ही आया है कि वो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो आपने लागू किए हैं वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो भाई ये सारा था हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। विश यू लक।